स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में। मतलब इंग्लिश में वॉइस को लेकर के क्या स्टडी की जाती है, वॉइस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसी पे हम चर्चा करेंगे आज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें सब्जेक्ट मुख्य होता है, सब्जेक्ट जो है उसमें मेन होता है, सब्जेक्ट प्रधान होता है, कर्ता मुख्य होता है। और कुछ ऐसे वाक्य होते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट मेन नहीं होता, सब्जेक्ट मुख्य नहीं होता, सब्जेक्ट उसमें हो सकता है, सब्जेक्ट की उपस्थिति हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट की उपस्थिति बहुत ही जरूरी है। ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जरूर होता है, ऑब्जेक्ट उसमें मुख्य होता है, ऑब्जेक्ट मेन होता है, ऑब्जेक्ट मुखिया होता है। ऐसे ही वाक्य हमारे पैसिव वॉइस के वाक्य होते हैं, और जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है, सब्जेक्ट मुख्य होता है, वो हमारे एक्टिव वॉइस के वाक्य होते हैं। जैसे वह मुझे पढ़ाता है, इसमें वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है। वह मुझे पढ़ाता है, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट वह है, और आपको मालूम है किसी वाक्य में जो काम का करने वाला होता है, या कह लीजिए कि किसी वाक्य में जो बात कही जाए, वो बात जिसके बारे में कही जाए, वो सब्जेक्ट होता है। इसमें वह सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? मुझे पढ़ाता है। मुझे पढ़ाता है, तो इसमें अगर इतना ही वाक्य आप लेते हो, इतनी सेंस लेते हो, तो आपको कहीं ना कहीं किसी काम के करने वाले का भाव अधूरा अधूरा मिलेगा। मतलब आपको ये फील होगा कि इसमें काम का जो करने वाला है वो कहीं ना कहीं कटा हुआ है, उसका सेंस नहीं आ पा रहा है, उसका भाव नहीं आ पा रहा है। ठीक है, उसमें आपने काम के करने वाले का मेंशन किया, उसको जोड़ा, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट कहलाया। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बना, ये यहाँ पे खास बना, ये यहाँ पे मतलब कि इसका होना जरूरी पाया गया, इसलिए हमने इसको जोड़ा। तो ऐसे ही वाक्य जिसमें सब्जेक्ट मेन हो, सब्जेक्ट मुख्य हो, सब्जेक्ट प्रधान हो, सब्जेक्ट खास हो, सब्जेक्ट के बगैर वाक्य का जो सेंस हो, अर्थ हो, भाव हो, वो कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है, वो वाक्य हमारे एक्टिव वॉइस के वाक्य होते हैं। और पैसिव वॉइस के वाक्य होते हैं। पैसिव वॉइस के वाक्य वो होते हैं जैसे पेड़ काटे जा रहे हैं, बच्चों को यहाँ अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है। अब देखिए, दो तरह के वाक्य आपके सामने में लिखा है। दो तरह का मतलब दोनों अलग अलग टेंस के हैं, भाव सेम है, दोनों पैसिव वॉइस के हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं, बच्चों को यहाँ अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है। इसमें देखिए, पेड़ काटे जा रहे हैं। अब क्या काटे जा रहे हैं? पेड़। कौन काट रहा है इसका कोई जिक्र नहीं है, कोई मेंशन नहीं, यहाँ पे इसका कोई उल्लेख नहीं। अब यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका बना ऑब्जेक्ट। पेड़ काटे जा रहे हैं। आपको मालूम है किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका क्या होता है? वाक्य में ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए मुख्य क्रिया के साथ आप अपने से क्वेश्चन करो, क्या या किसको लगा के, एक बार क्या लगाओ, अगर आपको आंसर मिलता है ऑब्जेक्ट होगा, नहीं मिलता तो किसको लगा के मुख्य क्रिया के साथ प्रश्न करो अपने से, आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट होगा। अगर दोनों से मिल जाता है तो वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट हैं। अच्छा, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या काटे जा रहे हैं? पेड़ काटे जा रहे हैं। अब कौन काट रहा है इसका कोई मेंशन नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं इस वाक्य में। ठीक, अब जो काम का करने वाला होता इस वाक्य में, तो वो क्या होता? वो सब्जेक्ट होता। क्या होता? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि बच्चों को यहाँ अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है। किसको पढ़ाया जाता है? बच्चों को। ये, और काम का करने वाला कौन है? अध्यापक। तो यहाँ पे अध्यापक आपका हो गया सब्जेक्ट, और ये बच्चे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें काम का करने वाला उपस्थित है और इसमें अनुपस्थित है, लेकिन दोनों वाक्य में
जैसे यहाँ पे है कि पेड़ काटे जा रहे हैं और बच्चों को यहाँ अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है। दोनों वाक्य में ऑब्जेक्ट मुख्य है, ऑब्जेक्ट मेन है, यानी कर्म की भूमिका यहाँ पे मुख्य है। ऑब्जेक्ट कर्म को अगर हटा दिया जाए तो कैसा सेंस रहेगा, अगर इसको हम डिलीट कर देते हैं तो सेंस हमारा कैसा रहेगा कि काटे जा रहे हैं, और यहाँ पे अगर इसको हटा दिया जाए, इसको ऑब्जेक्ट को, बच्चों को, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है। अब अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है, लेकिन किसको पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे किसी न किसी ऑब्जेक्ट की कमी आपको महसूस होगी, किसी न किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत आपको फील होगी। तो ऐसे वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, यानी आप कह लीजिए कि ऑब्जेक्ट मेन होता है, ऑब्जेक्ट मुख्य होता है, ऑब्जेक्ट के बगैर वाक्य का अर्थ कंप्लीट नहीं हो सकता, उस वाक्य में सब्जेक्ट हो चाहे ना हो, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे नहीं है। पैसिव वाक्य ये भी है और पैसिव वाक्य ये भी है। फर्क ये है कि इसमें सब्जेक्ट अब्सेंट है और इसमें सब्जेक्ट प्रेजेंट है। और आपको मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस पे हम आते हैं 1 मिनट के लिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है, सब्जेक्ट मुख्य होता है। एक्टिव वॉइस के वाक्यों में सब्जेक्ट के बगैर वाक्य का अर्थ कंप्लीट नहीं हो पाता, उसका सेंस पूरा नहीं हो पाता। उसमें सब्जेक्ट मुख्य होता है, सब्जेक्ट मुखिया होता है, वो वाक्य हमारे एक्टिव वॉइस के वाक्य होते हैं। और ऐसे वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट मुख्य होता है, कर्म मुख्य होता है, कर्म के बगैर वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हो सकता, उसमें चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ना हो। अगर सब्जेक्ट है तो हम लास्ट में सब्जेक्ट का मेंशन कर देंगे बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप करके, अगर है सब्जेक्ट तो, और नहीं है तो हम उसका मेंशन वाक्य के लास्ट में नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं है, क्योंकि आपको समझना है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है, ऑब्जेक्ट अगर है, ऑब्जेक्ट मुख्य होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, अगर वो प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वो पैसिव वॉइस उसका बनेगा और पैसिव वॉइस में उसका अनुवाद होगा। और अगर सब्जेक्ट है उसके साथ, सब्जेक्ट आप मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो ना कीजिए। अब जैसे इन दोनों वाक्यों को देख लीजिए आप कि इसमें सब्जेक्ट का कोई मेंशन नहीं है, ये पैसिव वॉइस है, इसमें सब्जेक्ट का मेंशन है, ठीक है, और ये भी पैसिव वॉइस है। और एक बात आपको हम पैसिव वॉइस पहचानने का तरीका बता देते हैं। ऐसे हिंदी के वाक्य जिसमें कोई कार्य किसी के द्वारा होने या करने के सेंस को वाक्य में दिखाया जाए, काम तो इसमें भी हो रहा है, एक्टिव वॉइस के वाक्य में भी हो रहा है कि वह मुझे पढ़ाता है, काम तो इसमें भी हो रहा है, इसमें नॉर्मली बता दिया जाता है काम कौन कर रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस के वाक्य हिंदी के जो होते हैं उनको हम कैसे समझेंगे कि हमारे पैसिव वॉइस के वाक्य, इनका अनुवाद हमें पैसिव वॉइस के फार्मूले पे, उनका टेंस और सेंटेंस देखते हुए उनका पैसिव वॉइस के फार्मूले से अनुवाद करना, इस चीज को हम कैसे समझेंगे। आपको ध्यान देना है कि ऐसे हिंदी के वाक्य जिसमें कोई भी कार्य किसी के द्वारा होने या करने का भाव, सेंस वाक्य में दिखाया जाए, यानी वो आपको स्पष्ट रूप से क्लियरली उसमें शो कराया जाए, क्लियरली दिखाया जाए कि काम किसी के द्वारा होने या करने की बात वाक्य में आपको शो कराया जाए, दिखाया जाए, वाक्य में प्रतीत होता रहे, तो वो वाक्य जो होता है वो आपका पैसिव वॉइस का होता है। और वो किसी भी टेंस का हो सकता है, किसी भी सेंटेंस का हो सकता है। जिस टेंस जिस सेंटेंस का रहेगा उसी टेंस उसी सेंटेंस के पैसिव वॉइस का फार्मूला यूज करके आप उसका अनुवाद कर सकते हो। ये रहा पैसिव, एक्टिव और पैसिव पे चर्चा। अब पैसिव वॉइस सभी टेंसों के बनते हैं, सभी सेंटेंस के बनते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी के बनते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे अलग अलग भाव के वाक्य होते हैं, उनका भी पैसिव बनता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के, पैसिव आपको हम बता दे रहे हैं।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव रूल। अब इसके पैसिव रूल क्या होगा, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद इज या आर या एम का प्रयोग करना है, उसके बाद वी थर्ड यूज करना है, उसके बाद फिर बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, उसके बाद फिर आपको अदर वर्ड यूज करना है, रिमेन रेस्ट जो भी आपका रहेगा वो आपको यूज करना है। इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया कि पैसिव का सेंस क्या होता है, ये आपको मैंने बता दिया। अब जैसे कोई भी हिंदी का वाक्य है पैसिव वॉइस में, आपको समझना है, इसको लेते हुए समझना है आपको। अगर कोई भी हिंदी का वाक्य जो है पैसिव वॉइस में है, जैसे हिंदी के वाक्य मैंने भी आपको बोर्ड पे दिखाए हैं, उस तरीके के किसी भी टेंस किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कोई भी हिंदी का वाक्य पैसिव वॉइस में मिल जाता है तो आप उसका पैसिव वॉइस के फार्मूले से अनुवाद करोगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस का फार्मूला अलग होता है और पैसिव वॉइस का फार्मूला अलग होता है। तो एक्टिव का फार्मूला अलग और पैसिव का फार्मूला अलग होते हुए या होने पर हम लोग अगर एक्टिव के वाक्य में मिलते हैं तो एक्टिव के हिंदी वाक्यों का अनुवाद एक्टिव वॉइस से करेंगे फार्मूले से, और पैसिव वॉइस का हिंदी का वाक्य तो पैसिव वॉइस के फार्मूले से करेंगे। तो ये जो पैसिव वॉइस का फार्मूला हमें मिलता है, ये कहाँ से मिलता है, ये पैसिव वॉइस का फार्मूला कहाँ से जो है इसका फॉर्मेशन होता है, कहाँ से तैयार होता है। देखिए टीचर जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको बताते हैं हर एक टेंसों में एग्जाम्पल के तौर पे कि ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है कि ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक। अब ये आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य है, तो और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसको जब पैसिव बनाएंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का फार्मूला सीखना चाहते हैं, पैसिव वॉइस का रूल जानना चाहते हैं, तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं बल्कि सभी टेंसों में पैसिव के रूल को सीखने का एक सिस्टम तैयार किया गया है। वो सिस्टम ये है कि जिस टेंस का पैसिव वॉइस सीखना चाहते हो, जिस टेंस का पैसिव वॉइस आप बनाना चाहते हो, उसका फार्मूला सीखना चाहते हो, उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह पे ले आओ, मतलब आ बुक। उसके बाद फिर उसकी जो एक्सलरी बताई गई हो टेंस को लेकर के पैसिव वॉइस में, उसके एक्सलरी को लगा दो, उसकी क्रिया को, आ बुक इज। उसके बाद रेड, अच्छा रेड मैंने यहां पे कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि रीड रेड रेड इस एक्शन वर्ब का तीनों फॉर्म में जो है प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, स्पेलिंग सेम होता है, स्पेलिंग सेम रहेगा, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग रहेगा। रीड रेड रेड, स्पेलिंग सेम, उच्चारण अलग अलग। अ बुक इज रेड, उसके बाद ये हो गया आपका। फिर हम लोग बाई का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट को हम लोग जो है मतलब कि सब्जेक्ट के पहले हम लोग बाई का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, अच्छा क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि हम हर एक टेंसों का पैसिव वॉइस का फार्मूला सीखने के लिए ये प्रोसेस अपनाते हैं। ये प्रोसेस हम लोग इसीलिए अपनाते हैं कि हमें हर एक टेंसों के पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब उसका बनावट कैसे होता है, इस चीज को सीखने के लिए ये प्रक्रिया अपनाते हैं। और जब सीख लेते हैं तो इसको फॉलो कहाँ करते हैं, अगर हमें जब हिंदी के वाक्य मिलते हैं उसके टेंस को, मतलब पैसिव वॉइस में अगर कोई भी हिंदी का वाक्य मिलता है अनुवाद बनाने के लिए, तो हम लोग उस मतलब वाक्य का टेंस देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, और उसके टेंस उसके सेंटेंस को देखते हुए हम लोग उसी टेंस उसी सेंटेंस के पैसिव वॉइस का फार्मूला जो है अप्लाई करके उसका हम लोग अनुवाद बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब किसी भी एक्टिव वॉइस वाक्य को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आओ, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग उसमें क्रिया का प्रयोग करो, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें इज आराम होगा, यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए इज हो गया, आ बुक इज। उसके बाद वी थर्ड, ध्यान देना आपको पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी एक्शन वर्ब थर्ड फॉर्म में लगता है, चाहे वो आप कन्वर्ट करना सीख रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, या फिर आप अनुवाद बना रहे हो। मतलब ये कि अगर पैसिव का वाक्य आप यूज कर रहे हो तो पैसिव के वाक्य में ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये हो गया, उसके बाद बाई हो गया। फिर बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप, सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। और आपको मालूम है कि जो प्रोनाउन होते हैं ना, पर्सनल प्रोनाउन के नाम से, प्रोनाउन तो 10 होते हैं, बाकी उनमें जो पहला होता है आपका फर्स्ट जो होता है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की संख्या 7 होती है, ही शी इट आई यू वी दे, ठीक है। इन सातों पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। इन तीनों केसेस में यहाँ पे आप देख रहे हो कि सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, तो जब हम लोग इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन का ही केसेस होते हैं, नाउन के केसेस नहीं होते। तो यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई नाउन होता तो नाउन सिर्फ स्थान चेंज करता, अपना केस ना चेंज करता, अपना रूप ना चेंज करता, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो अपना स्थान चेंज करने के साथ साथ अपना रूप भी चेंज करेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगर कोई नाउन होता तो नाउन सिर्फ स्थान चेंज करता, रूप ना चेंज करता। ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन अपना स्थान चेंज करेगा, साथ साथ अपना रूप चेंज करेगा, साथ साथ अपना स्थान भी चेंज करेगा, ये बात है। तो ये कन्वर्ट करने का मतलब आपको मैंने बता दिया कि हर एक टेंसों में जो आपको कन्वर्ट करना सिखाया जाता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, तो सिखाने का जो पर्पस होता है ये कन्वर्ट करके जो आपको दिखाया जाता है, ये सिखाने का फार्मूला दिखाने का इसका जो पर्पस होता है, पर्पस ये होता है कि हमें हर एक टेंसों के पैसिव वॉइस के फार्मूले का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस बात को दिखाने के लिए, इस बात को समझाने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है कि किस टेंस के पैसिव वॉइस का फार्मूला किस ढंग से तैयार होता है, कैसे बनता है। तो जब अलग अलग हर एक टेंसों के पैसिव वॉइस का फार्मूला सीखने के लिए एक्टिव का सहारा लेकर के उसमें पैसिव को कैसे तैयार करना है, पैसिव के शब्दों को कैसे क्रम वाइज लगाना है, इस चीज को फॉलो करते हुए जब पूरा पैसिव का प्रक्रिया जो है तैयार कर दिया जाता है, पैसिव का पूरा जो है ऑर्डरली पूरा सेंटेंस तैयार कर दिया जाता है, जब हम सीख लेते हैं कि फला टेंस के पैसिव वॉइस का फार्मूला इस तरह से होता है, इस तरह से बनता है, तो उसके बाद से ही अगर हमें कभी कुछ पैसिव में हमें कोई बात बोलनी है अंग्रेजी में या अनुवाद करना है, तो तुरंत हमारे जहन में यह बात आ जाती है कि ये हिंदी का वाक्य पैसिव वॉइस में है और जो है फला टेंस है, तो वो हिंदी का वाक्य जिस टेंस का रहेगा, वो हिंदी का वाक्य पैसिव वॉइस का वाक्य जिस टेंस का रहेगा, उसी टेंस उसी सेंटेंस के पैसिव वॉइस का फार्मूला अपना करके हम लोग उसका अनुवाद कर देते हैं। तो यहाँ आपको प्रोसेस सिखाई जाती है, प्रक्रिया सिखाई जाती है और फॉलो यहाँ किया जाता है। और ये तो आपकी एग्जाम तक सीमित रहता है कि एग्जाम में आपको एक्टिव वॉइस के वाक्य मिल जाते हैं और आप पैसिव वॉइस बना के दिखा देते हो। तो आपको जान लेना है, समझ लेना है कि ये जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, ये आपको सिर्फ पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन, हर एक टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस फॉर्मेशन कैसे होता है, इस चीज को दिखाने के लिए, समझाने के लिए किया जाता है। आप जब समझ लेते हो, जान लेते हो, तो आप उनका अनुवाद में भी प्रयोग करना चालू कर देते हो। इसी तरीके से जो है सभी टेंसों के पैसिव वॉइस के रूल कैसे तैयार करने हैं, उनका जो है वाक्य बनावट ऑर्डरली कैसे होता है, ये आपको सिखाया जाता है शुरू में, फिर उसके बाद अनुवाद उनके सिखाए जाते हैं। तो जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। मतलब अगर एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा ना, उसको आपको पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट की जगह पे ले आना पड़ेगा, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा ना, उसको पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आना पड़ेगा। ये प्रोसेस होता है इसका। वो किसी भी टेंस का हो, किसी भी सेंटेंस का हो। किसी भी सेंटेंस का मतलब है इंटरोगेटिव वगैरह है तो क्वेश्चन वर्ड या एक्सुअली अपना आगे पीछे हो जाते हैं, उसके हिसाब से आपको बनाना है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ऑब्जेक्ट यूज करना है। उसके बाद इज, आर, एम तीनों में से किसी एक को ऑब्जेक्ट के नंबर को देखते हुए, नंबर मतलब सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर। उसके बाद वी थर्ड, यानी कि आपको बताया कि पैसिव वॉइस में किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो, किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो, या मॉडल ऑक्सिलरी का हो या फिर इम्पीरियड सेंटेंस का हो, अगर पैसिव बन रहा है तो ऑलवेज वी थर्ड यूज होगा, मतलब एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप। अब वही एग्जांपल आपको देते हैं, ही रीड्स आ बुक, तो यहां पे आप क्या करोगे, आ बुक इज रेड बाय हिम। महिमा टीचेज मी, महिमा मुझे पढ़ाती है। आपको समझना है इसमें, आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने बताया कि किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते समय, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट हो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट की जगह पे ले आओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
अभी तक तो प्रोनाउन आपको मिला था सब्जेक्ट के रूप में, अभी आपको प्रोनाउन मिल रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हो चाहे सब्जेक्ट के रूप में, मतलब सब्जेक्ट की जगह पे हो ऑब्जेक्ट की जगह पे हो, अगर आप उसका स्थान चेंज करोगे तो प्रोनाउन अपना केस भी चेंज करेगा। नाउन अगर है तो नाउन सिर्फ स्थान चेंज करेगा, रूप नहीं चेंज करेगा। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन अपना स्थान चेंज करने के साथ साथ अपना रूप भी चेंज करेगा। ये मी ऑब्जेक्ट की जगह पे है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में आप सब्जेक्ट की जगह पे ले आओगे, मतलब सब्जेक्टिव केस में इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा, आई। महिमा टीचर्स मी आई हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि आई आपने कर दिया इसको, उसके बाद तीनों क्रियाओं में से आई के लिए क्या है, एम, आई एम। फिर टीच है, टीच का भी थर्ड आपको यूज करना है तो क्या हो जाएगा, टाट, आई एम टाट। उसके बाद फिर बाई का यूज करना है, आई एम टाट बाई। फिर यहाँ पे महिमा है जो कि सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आना है। इसमें केस की चेंजिंग की कोई जरूरत नहीं है और हो भी नहीं सकता क्योंकि ये नाउन है, और नाउन सिर्फ अपना स्थान चेंज करेगा, अपना रूप नहीं चेंज करेगा, अपना केस नहीं चेंज करेगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। फिर ये आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। देखिए यहाँ पे है कि माई फ्रेंड डज नॉट कॉल मी एट हिज होम, मेरा दोस्त मुझे अपने घर पर नहीं बुलाता है। माई फ्रेंड डज नॉट कॉल मी एट हिज होम, मेरा दोस्त मुझे अपने घर पर नहीं बुलाता है। इसको पैसिव वॉइस बनाना है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मी, क्या हो जाएगा, आई एम। अब देखो सेंटेंस आप देख रहे हो निगेटिव है, जब निगेटिव है तो यहाँ पे एक्टिव में सहायक के बाद नॉट लगा है तो पैसिव वॉइस में सहायक के बाद नॉट लग जाएगा, आई एम नॉट। अब मेन वर्ब कहाँ है, मेन वर्ब ये है आपका, आई एम नॉट कॉल्ड, आई एम नॉट कॉल्ड। मेन वर्ब हो गया ना। अब फिर बाई लगाना है आपको, आई एम नॉट कॉल्ड बाई माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। उसके बाद अदर वर्ड में क्या बचा हुआ, एट हिज होम, एट हिज होम। आई एम नॉट कॉल्ड बाई माई फ्रेंड एट हिज होम। अब देखिए इन सब की हिंदी क्या हुई, ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। अ बुक इज रेड बाई हिम, उसके द्वारा किताब पढ़ी जाती है। महिमा टीचेस मी, महिमा मुझे पढ़ाती है। आई एम टॉट बाई महिमा, मुझे महिमा के द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है। माई फ्रेंड डज नॉट कॉल मी एट हिज होम, मेरा दोस्त मुझे अपने घर पर नहीं बुलाता है। आई एम नॉट कॉल्ड बाई माई फ्रेंड एट हिज होम, मैं अपने दोस्त के द्वारा उसके घर पर नहीं बुलाया जाता हूँ। ये आपकी हिंदी हो गए। और अगले वीडियो में हम पैसों को लेकर के आपको कुछ आगे बताएंगे।